लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था ये हुआ था कि स्प्रिंग मास सिस्टम इज ऑफ दिस टाइप, there is no problem, spring constant k, time period is given by 2 pi root over m by k. इस स्प्रिंग में इनिशियली कोई इलोंगेशन नहीं है, लेकिन अगर इसी स्प्रिंग मास सिस्टम को हम लोग इस तरह के सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, सीलिंग से लगा देते हैं, देन ऑल्सो टाइम पीरियड इज सेम, टाइम पीरियड पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन इनिशियली ये स्प्रिंग का इनिशियल लेंथ एल नॉट है, तो इस स्प्रिंग का इनिशियल लेंथ एल नॉट प्लस वाई नॉट होता है, वेयर वाई नॉट इज एम जी बाई के। मतलब एक्चुअल जो स्प्रिंग का लेंथ है उससे इनिशियली इलोंगेशन रहता है, ये इक्विलिब्रियम एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, इलोंगेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक एम जी बाई के का रहता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता है टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड रिमेन्स सेम 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। इस केस में दोनों केस को कंपेयर करें, इस केस में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, लाइक इन दिस केस mg इज कंटिन्यूअसली एक्टिव। इस मास के ऊपर जब स्प्रिंग का लेंथ एल नॉट है, कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस मास के ऊपर सिर्फ स्प्रिंग है, लेकिन अभी इसके ऊपर दो दो फोर्स लग रहा है, एक mg और एक ky नॉट ऊपर की तरफ इक्विलिब्रियम के टाइम पे। तो स्प्रिंग फोर्स के अलावा एक एक्सटर्नल फोर्स और भी mg यहाँ काम कर रहा है, यानी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स mg के रहते हुए भी टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होता है। तो आपको ये समझना है कि अगर कोई एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगता रहे स्प्रिंग के ऊपर, जब ये ऐसे चेंज कर रहा हो और कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगता रहे, तो इसके टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ना, इसका ये मतलब। पहले इसको ये डिस्कस कर लेते हैं। वर्क एनर्जी के टाइम पे एक नोट्स मैंने आपको जरूर बताया होगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। हाउ a spring constant changes? The spring constant of a spring of different length, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट लेंथ। अलग अलग लेंथ का स्प्रिंग लेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट किस तरीके से चेंज होगा। तो आपके सिलेबस के लिए आपको ये याद रखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। आप जितना ज्यादा लंबा स्प्रिंग लेंगे, स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट उसका उतना ही कम आएगा। एल ज्यादा तो के की वैल्यू कम। एक बड़े स्प्रिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, स्टिफर हो जाता है। तो अगर कोई स्प्रिंग है एल लेंथ का और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसका लेंथ है एल नॉट, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल नॉट। अगर इस स्प्रिंग को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए, दोनों का लंबाई हो गया एल नॉट बाई टू, एल नॉट बाई टू, तो दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट हो गई के डैश, ये भी के डैश, ये भी के डैश। नाउ के डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल नॉट बाई टू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, के अपॉन के डैश, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों का कैंसिल, तो 1 अपॉन एल नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एल नॉट बाई टू, तो ये हो गया 1 बाई टू। सो के डैश इज 2 टाइम्स के। आप ये सोचिए कि ये सब स्प्रिंग डबल स्ट्रेंथ का हो, के डैश इज नाउ 2 के। ये कैलकुलेट करने बिल्कुल आपको आना चाहिए ना कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। सिमिलरली यहाँ पे समझ लीजिए, इन जनरल बात करें, if a spring is cut
into n equal parts. Then new spring constant of each part becomes, देखिए यहाँ दो पार्ट में बांटे तो 2k हो गया, n पार्ट में बांटेंगे तो k डैश इक्वल्स n टाइम्स k हो जाता है। तो आप जितने पार्ट में बांट रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको भी समझ लीजिए, n टाइम्स कैसे हो गया, k डबल डैश, ये कैसे हो गया, k डबल डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L नॉट बाई n। n इक्वल पार्ट में जब बांट देंगे तो हर एक स्प्रिंग का लेंथ हो जाएगा L नॉट अपॉन n। नाउ k और k डबल डैश को आपस में डिवाइड कर, तो ऐसा हो जाएगा k अपॉन k डबल डैश 1 बाई L नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन L नॉट बाई n। So this is equal to 1 by n. Therefore, k double dash is n times k. देखिए k double dash is n times k. आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं so that कि आपको क्लियर हो जाए। ये दोनों तो एग्जांपल हो ही गया जिसका कि प्रूफ भी आप पढ़ चुके। इन दिस केस फोर्स मेथड भी लगाया है, एनर्जी मेथड भी लगाया है, यहाँ पे भी फोर्स मेथड भी लगाया है, एनर्जी मेथड भी लगाया। सिमिलरली अगर इसको इस तरह के इंक्लाइन प्लेन पे रख दें, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के मास m, then also spring time period is 2 pi root over m by k, क्योंकि g से कोई मतलब नहीं है। स्प्रिंग फोर्स अभी भी, फर्क क्या पड़ा, स्प्रिंग फोर्स यहाँ भी k से केवल लगता था, यहाँ भी k से केवल लगता था, और कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे mg लगता था, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स mg sin थीटा लगेगा। तो कांस्टेंट फोर्स में जब कांस्टेंट फोर्स का फाइनल एक्सप्रेशन में जब कोई रोल ही नहीं है तो स्प्रिंग को ऐसे रखें या वैसे रखें, टाइम पीरियड में नो चेंज। टाइम पड़ेगा जैसा था जाएगा। सेकेंड एग्जाम कैसे लेते हैं, दो स्प्रिंग के बीच में एक मास है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k1, एक का k2। इनिशियली इस तरीके से है, नाउ वी हैव टू गेट इट्स टाइम पीरियड। Why we get here k1 plus k2? अभी ये मास इक्विलिब्रियम में है। सपोज इस मास को डिस्प्लेस कर दिया राइट साइड, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। आप लोग ऐसा समझिए कि नाउ मास इज परफॉर्मिंग एसएचएम, मास थोड़ी देर में डिस्प्लेस होके यहाँ गया, तो राइट साइड वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो गया और लेफ्ट साइड वाला स्प्रिंग में इलॉन्गेशन, ये k1 ये k। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मास इज x, ओरिजिनल पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट है, ओरिजिनल पोजीशन से x सेंटीमीटर या मीटर राइट साइड में चला गया। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है,
जैसा भी आयुष ने बताया करेक्ट, ये स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका है तो दिस विल अप्लाई फोर्स K1x टुवर्ड्स लेफ्ट। ये स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, दिस हर एक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में जाना चाहता है। दिस स्प्रिंग विल आल्सो ट्राई टू कम बैक इन ओरिजिनल लेंथ, ये भी फोर्स इधर ही लगाएगा K2x। आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हुआ है और दोनों स्प्रिंग सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। सो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज K1x प्लस K2x टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए माइनस साइन इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में और फोर्स इज इन लेफ्ट साइड। So this is mass into acceleration minus K1 plus K2 into x. So acceleration of the block is now minus K1 plus K2 by m into x. You can see this expression can be written in this form: K equivalent by m into x, where K equivalent represents equivalent spring constant K1 plus K2. इस तरीके का हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं। K की जगह पे K इक्विवेलेंट हो गया, K की जगह पे K1 प्लस K2 आया। सिंगल स्प्रिंग में dv बाई dt आता था माइनस K बाई m इंटू एक्स, यहाँ पे आ रहा है K1 प्लस K2 इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन इज K1 प्लस K2 बाई m, K1 प्लस K2 को आप K इक्विवेलेंट मान लीजिए। सो इस केस में टाइम पीरियड हम लोग लिखेंगे देयरफॉर दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM। Therefore, time period will be 2 pi under root m by k equivalent, or time period is under 2 pi under root m by k1 plus k2। तो कई लोगों ने शुरू में ये आंसर गेस कर लिया था, उनका आंसर सही है। क्यों k1 प्लस k2 होता है ये आपको समझना जरूरी है। और किस केस में क्या करना है, ये फोर्स में करता है। एनर्जी कंजर्व करके करेंगे, एनर्जी कांस्टेंट करके, तो भी आंसर यही आना। इस तरह के कंडीशंस में स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली ऐड होगा, और इस तरह के केसेस में स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली ऐड करना पड़ता है। 1 by k इक्विवेलेंट इज 1 by k1 प्लस 1 by k2। इस तरीके से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं आसानी के साथ, जो यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, सपोज मास को थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, नाउ SHM इज गोइंग ऑन। तो किसी इंस्टेंट पे ये डायग्राम देखिए कि मास की वेलोसिटी है v और मास का डिस्प्लेसमेंट है x। ड्यू टू दैट दोनों स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन हो। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन मान लिया x1 और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन मान लिया x2, सो दैट x1 प्लस x2 इज x। इक्वेशन 1। हम लोगों ने ये माना कि किसी इंस्टेंट पे ये दोनों स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में, कोई इलोंगेशन। अब मास m को ऐसे स्ट्रेच करके छोड़ दिए, नाउ इट इज वाइब्रेटिंग। किसी इंस्टेंट पे हमने माना कि इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 है और इस स्प्रिंग में x2 है, और दोनों मिलके इस मास का टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया x। तो x1 प्लस x2 इज x। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 1। अब दोनों स्प्रिंग आइडियल स्प्रिंग है, तो इस ज्वाइंट पे जो टेंशन है, दोनों स्प्रिंग का ये ज्वाइंट है, इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन है लेफ्ट साइड में, दैट इज K1x1। इस पूरे स्प्रिंग के अंदर टेंशन है K1x1, और इस पूरे स्प्रिंग के अंदर टेंशन है यहाँ पे राइट साइड में, दैट इज K2x2। ध्यान देने की जरूरत है, दिस इज पॉइंट P। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पॉइंट P को। इधर एक स्प्रिंग है और इधर एक स्प्रिंग, पॉइंट P। ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग 1, और ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग 2। एंड पॉइंट P दोनों स्प्रिंग से जुड़ा हुआ एक मासलेस पॉइंट। तो पॉइंट P पे दोनों स्प्रिंग का टेंशन, दिस टू टेंशन शुड बी इक्वल। ये जो टेंशन है K1x1 और K2x2, सिंस
K1 x1 equals K2 x। तो दो एक्सप्रेशन बन गया, x1 plus x2 is x, दूसरा K1 x1 equals K2 x। को अगर सॉल्व कर लिया जाए, now we can solve these two expression to get x2। क्यों x2 की जरूरत है? मास सेम के लिए देखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है x, तो क्या लिखेंगे? डिस्प्लेस्ड पोजीशन में नेट फोर्स जो है मास सेम के ऊपर, दैट इज माइनस K2 x2। ये स्प्रिंग इस मास पे फोर्स नहीं लगा रहा है, डायरेक्टली नहीं लगा रहा है, दिस स्प्रिंग कैन अप्लाई फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग ओनली, और ये स्प्रिंग इस मास के ऊपर फोर्स लगा रहा है K2 into x2, दिस फोर्स K2 x2। ये स्प्रिंग इस मास के ऊपर लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड में, इसलिए माइनस साइन। तो x2 का वैल्यू इन दोनों एक्सप्रेशंस के हेल्प से निकलेगा। कैसे? देखिए, यहां से x1 का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट K1 और x1 की जगह हो गया x minus x2, x1 is x minus x2, that is equal to K2 x। सॉल्व कर लेंगे, x2 आ जाएगा, so K1 x equals x2 into K1 plus K2। K1 x यहाँ आ गया, K1 x2 राइट साइड में चला गया, तो K1 plus K2। So x2 can be written as K1 upon K1 plus K2 into x। ये वैल्यू यहाँ डाल देना। So mass into acceleration of the block, this is equal to minus K2 यहाँ ऑलरेडी और यहाँ K1 है, तो K1 K2 by K1 plus K2 into x। x2 की जगह पे ये वैल्यू डाल दिया, तो इतना आ गया। मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस शुड बी K इक्विवेलेंट। देखिए K equivalent K1 K2 by K1 plus K। Therefore, this is equation of SHM, and time period 2 pi under root m by K equivalent, that is K1 K2 divided by K1 plus K2। This is the final answer, 2 pi root over m by। Okay, सही आंसर दिया। 1 by K equivalent is 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3 plus 1 by K4। यहाँ से K इक्विवेलेंट आ जाएगा, एंड टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ओवर m by K इक्विवेलेंट। तो बहुत ही आसान है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे दो स्प्रिंग के लिए था, यहाँ पे भी वही चीज है, जस्ट लाइक टू स्प्रिंग्स, यहाँ पे देयर आर 4 स्प्रिंग्स। अगर मास राइट साइड में डिस्प्लेस हो जाए या लेफ्ट साइड में, सपोज ये राइट साइड में गया, तो ये दोनों स्प्रिंग लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएंगे, और ये दोनों स्प्रिंग भी लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएंगे। Therefore, in this case, K equivalent is summation K, K1 plus K2 plus K3 plus K4। तो K equivalent है, यहाँ डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। देन प्रॉब्लम नंबर 6 मैं दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर 6 इसी टाइप का। दो स्प्रिंग यहाँ लगा है इस तरीके से, और दो स्प्रिंग यहाँ इस तरीके से लगा है। दिस इज K1, दिस इज K2, K3 and K4, and mass m is here।
के इक्विवेलेंट ऑफ एग्जांपल नंबर 7, सभी लोग लिखिए हमें। सो इन दिस केस के इक्विवेलेंट ये दोनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस इन दोनों के बदले इतना हो गया और K3 उसके साथ ऐड हो जाएगा और K4 K5 का इक्विवेलेंट हो जाएगा K4 इंटू K5 डिवाइडेड बाय K4 plus K5. This is the final answer of K equivalent. And time period is 2 pi root over m by K. इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, लेकिन एक चीज ध्यान में नहीं रहने की वजह से बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आप सभी लोग इस पे ध्यान दीजिए। देखिए हम क्या ध्यान से निकल जाता है। This mass is performing as a m, spring constant is K, mass is m. अभी इसका this block is passing through its mean position with maximum velocity, क्योंकि mean position पे velocity maximum होती है। For this block, angular frequency omega naught is under root K by m, नॉर्मल जो SHM होता है। इस मोमेंट पे इसका स्प्रिंग का लेंथ L0 होगा, क्योंकि ये मीन पोजीशन से पास कर रहा है। V मैक्सिमम जो होती है मीन पोजीशन पे होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इनटू एम्पलीट्यूड n0. This is the velocity at this moment. इसी वक्त इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक डाल दिया गया, एक छोटा सा ब्लॉक इसके ऊपर ये डाल दिया गया स्मॉल m। तो जैसे ही इस स्मॉल m मास को रखा जाएगा इसके ऊपर, यू कैन नॉट कंजर्व एनर्जी डायरेक्टली, बिकॉज दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, तभी तो दे मूव टुगेदर लिखा है। द टू मासेस मूव टुगेदर, यानी दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, दोनों में थोड़ी सी फ्रिक्शन की वजह से दोनों में स्लाइडिंग हुई होगी। स्मॉल m मास इसके ऊपर थोड़ा सा फिसला होगा और तब फ्रिक्शन जब मैक्सिमम लगता है दोनों मास एक साथ ऑसिलेट करता है। देन only possibility is you can apply conservation of linear momentum to get the new velocity. So new velocity will be और न्यू फ्रीक्वेंसी जो है पहले था ओमेगा नॉट K by m, अब हो जाएगा न्यू फ्रीक्वेंसी ओमेगा K अपॉन m प्लस m, K अपॉन m प्लस m, न्यू फ्रीक्वेंसी। जैसे ही ये मास इसके ऊपर आ गया, एम्पलीट्यूड बदल जाएगा और फ्रीक्वेंसी इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि मास चेंज हो गया। तो देखिए मास चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लगा के न्यू वेलोसिटी और न्यू एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम है m इंटू वी मैक्स, और जैसे ही मास को रख दिया तो m प्लस m इंटू न्यू वेलोसिटी। न्यू वेलोसिटी v मैक्स ही रहेगा लेकिन v1 हो जाएगा। अभी का वेलोसिटी v मैक्स है, मास रखने के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी v1 मैक्स से कम है, तो m इंटू ओमेगा नॉट इंटू ए नॉट वेलोसिटी के बाद, और यहाँ m प्लस m न्यू वेलोसिटी न्यू फ्रीक्वेंसी इंटू न्यू एम्पलीट्यूड a। न्यू फ्रीक्वेंसी मालूम है, ओल्ड फ्रीक्वेंसी मालूम, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे आप चाहें तो। अगर या तो आंसर इतना ही छोड़ दें, ये भी आंसर हो गया। ओमेगा नॉट में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ओमेगा इक्वल्स अंडर रूट के की जगह लिख सकते हैं m इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, कैपिटल M इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई m प्लस m। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई ओमेगा नॉट अंडर रूट कैपिटल M अपॉन m प्लस m। आप आंसर ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं।
ओमेगा का, न्यू ओमेगा का। दिस इज द आंसर फॉर ओमेगा। ये ओमेगा यहाँ डाल देंगे। सो कैपिटल एम ओमेगा नॉट ए नॉट इक्वल्स एम प्लस एम। न्यू ओमेगा इज ओमेगा नॉट मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एम बाई एम प्लस एम इंटू न्यू एम्पलीट्यूड ए। तो देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ओमेगा नॉट इज कैंसिल्ड, देयरफॉर न्यू एम्पलीट्यूड इज, कैपिटल एम भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा। न्यूमरेटर में कैपिटल एम बचेगा और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा न्यू एम्पलीट्यूड के लिए, इससे कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो इट इज ए नॉट अंडर रूट एम अपॉन एम प्लस एम। दिस इज द न्यू एम्पलीट्यूड। Calculation is very simple. You can see इस डायग्राम को मैं यहाँ फिर से ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके, तो क्लियरली समझ में आएगा। ये स्प्रिंग सी है, दिस इज ए, और स्प्रिंग बी इज हियर। सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है के। मास एम को सी की तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा गया है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए इट विल परफॉर्म एज सपोज दैट mass m is displaced here and released. Now it is performing SHM in this direction. इसी लाइन के अलोंग ये SHM कर रहा है। किसी इंस्टेंट पे मान लिया जाए कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है y एंड वेलोसिटी ऑफ द मास m इज v। वेलोसिटी v मान लिया, डिस्प्लेसमेंट y मान लिया। सो वेलोसिटी इज v, डिस्प्लेसमेंट इज y। इस y का कंपोनेंट इधर होगा y cos 45 यानी y by रूट 2। इस y का कंपोनेंट इधर होगा y cos 45 यानी y by रूट 2। मास m का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में y माना, उसका कंपोनेंट इधर आया y by रूट 2, इधर भी आया y by रूट 2। इसका मतलब हुआ y by रूट 2 इलोंगेशन इस स्प्रिंग का होगा एंड y by रूट 2 इलोंगेशन किस स्प्रिंग का होगा। अब यहाँ देखिए हर एक स्प्रिंग का फोर्स मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। y से डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो y by रूट 2 की वजह से ये स्प्रिंग इलोंगेट हुआ। इट विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन k into elongation y upon root 2 k into x. This is the spring force applied by this spring. इस स्प्रिंग में भी इलोंगेशन इतना हुआ है। दिस विल आल्सो अप्लाई स्प्रिंग फोर्स k into elongation ky by root। और इधर वाला स्प्रिंग में कंप्रेशन है y। दिस विल आल्सो अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन k into y। तो तीन फोर्स हो गए, ky by root 2, ky by root 2 एंड ky। ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे ही जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर जाएगा। सो एफ नेट हो जाएगा माइनस, इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है y और सारा फोर्स के वाई इधर लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही आएगा। तो के वाई प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर कोई दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का 90 डिग्री पे है तो दोनों का रिजल्टेंट हो जाता है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी रूट 2 हो जाता है। अगर ये दोनों फोर्स ए भी एफ नॉट है, ए भी एफ नॉट है, तो एफ नॉट रूट 2, एफ नॉट हो गया के वाई बाई रूट 2 इंटू एफ नॉट रूट 2। ये सबको पता होगा, क्योंकि अगर कोई दो फोर्स 90 डिग्री पे है एफ नॉट, तो दोनों का रिजल्टेंट हो जाता है अंडर रूट एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर एट 45 डिग्री एंगल। दिस इज एफ नॉट रूट 2। मैंने ये यहाँ पे यूज किया, तो इक्वेशन बन गया नेट फोर्स इज
माइनस √2 कैंसिल, -2k इंटू वाई। तो यही k इक्विवेलेंट हो। Therefore k equivalent is 2k. Time period is 2 pi under root m by 2k. This is the answer. यही आंसर होगा। ठीक से ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस ब्लॉक में y इधर डिस्प्लेस किया गया तो ये स्प्रिंग के वाई फोर्स इधर लगा है, y का कंपोनेंट इधर y बाई √2, यानी इससे स्प्रिंग में इलोंगेशन y बाई √2, तो फोर्स ऊपर के वाई बाई √2। सिमिलरली y का कंपोनेंट इधर y बाई √2, यानी इससे स्प्रिंग में इलोंगेशन y बाई √2, सो फोर्स इन दिस डायरेक्शन के वाई बाई √2। इन तीनों का रिजल्टेंट मैंने यहाँ दिया, कितना आ गया, यही हुआ के इक्विवेलेंट, क्योंकि ये फोर्स तो आप लिखोगे m इंटू dv बाई dt। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, dv बाई dt इक्वल्स माइनस 2k बाई m इंटू y। Therefore, it is equation of a system 2k by m into y.